वो नींव आपकी है 11th और 12th। ठीक, यहीं से आपकी यूपीएससी के मकान की नींव यहीं से पड़ेगी। मतलब सर मान लीजिए 10th तक ये लोग सही से नहीं मेहनत किए हैं तब भी कोशिश कर सर सकते अगर हैं। 10th तक कायदे से इन्होंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई करी है हाँ हाँ हाँ। कायदे से नहीं करी है, मतलब हंसते खेलते तो पढ़ते हैं। हाँ, तो 11th और 12th में इन्हें सीरियस हो जाना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में जिंदगी का चौराहा यही है। यहीं से आपका मार्ग डिसाइड होगा कि आप इंजीनियर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप क्लर्क बनेंगे, या आप बादशाह बनेंगे। ये बादशाह होता है, ये सारे लोग इसी के अधीन काम। कितने बड़े डॉक्टर हो जाइए, आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हो जाइए, आपको रहना इसके अंडर में ही पड़ेगा। तो ये जो है हर व्यक्ति का सपना होता है यहाँ ये पहुंचना, तो है। ख्वाब में। और एक ये बार तो आता है। सोचता ही है सर, जन्म लेता है तो एक बार तो ये आता है कि यार ये करना अब है। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है। यूपीएससी की परीक्षा विश्व की सबसे कठिन परीक्षा, भारत की नहीं, विश्व की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। ठीक, इस परीक्षा में पूछा क्या जाता है, 11th और 12th का सिलेबस। लेकिन अब आपको ईमानदारी से बताएं कि 11th और 12th का सिलेबस, जब आप 11th 12th के लिए पढ़ते हैं तो कुछ और होता है, लेकिन यही जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, 11th और 12th में आप याद करते हैं, याद करके उसे एज इट इज लिख देते हैं। 11th और 12th के बाद जब आप यूपीएससी के बारे में या एसपीएससी के बारे में सोचते हैं, तब आप इसे समझते हैं, और समझने के बाद इस पर अपने विचार बनाते हैं। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, हम इतिहास पढ़ाते हैं वैसे, अब अपना परिचय मैं थोड़ा सा दे ही देता हूँ। तो जब हम इतिहास पढ़ाते हैं तो हम बचपन से हमें बताया गया है कि अकबर महान था, ठीक, और औरंगजेब से इसकी तुलना हो ही नहीं सकती। औरंगजेब बड़ा निरंकुश था, लेकिन अकबर और औरंगजेब में कोई अंतर नहीं है, ये मैं साबित कर सकता हूँ। एक सवाल बच्चे का बहुत प्यारा था कि सर कि क्या इसके लिए विषय 11th 12th में विषय कौन सा चूज करें? देखिए, आप किसी भी विधा के हों, चाहे आप आर्ट के हों, चाहे आप साइंस के हों, नहीं नहीं, जैसे 10th के बाद अभी इनको लेना है 11th 12th, तो कौन सा विषय इनके लिए तो ये बेस्ट किस, रहेगा? हाँ, अगर ये आर्ट सेक्शन, अब मैं बता दे रहा हूँ पूरी यूपीएससी में पूछा क्या जाता है कि सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। जी सर। यहाँ पर आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी, यहाँ पे आपसे पॉलिटी पूछी जाएगी, यहाँ है, यहाँ पे आपसे ज्योग्राफी पूछी जाएगी। इनको मैं दे दूंगा सर, सच में मैं करियर गाइडेंस के लिए बोला था लेकिन तो ये 3 सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट हैं। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस, जनरल साइंस। तो अगर आप साइंस विधा के हैं, आप साइंस साइड के स्टूडेंट इंटर में बनते हैं, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने 9th और 10th में जो एसएसटी पढ़ी है, उसी एसएसटी के बिहाफ पर हम आपको यहाँ पर तैयार कर देंगे, यहाँ पर आप तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आपको बताएं, यूपीएससी में मैक्सिमम जो सिलेक्शन हुआ है वो साइंस बैकग्राउंड से ही हुआ है। लड़का बीटेक करके आता है, लड़का एमबीबीएस करके आता है और यूपीएससी क्रैक कर देता है। ठीक, तो आप किसी भी विधा के हो, कोई फर्क, मैथ्स का कोई रोल नहीं है। और एक बच्चा पूछ रहा सर कट ऑफ बहुत हाई जाती होगी, थोड़ा सा अगर इस पे 3-4 बार हाई है। नहीं, यूपीएससी का कट ऑफ सर ज्यादा हाई नहीं जाएगा। कारण ये है कि उसमें वही सर, इनके दिमाग में है कि अगर मैं क्लास का टॉपर हूँ तब मैं वहां पे निकाल सकता नहीं, हूँ। इसमें 3 स्टेप का एग्जाम होता है। पहला प्री है, जो क्वालिफाइंग है, इसे स्क्रीनिंग परीक्षा कहते हैं। हिंदी में आप कहेंगे तो छंटनी परीक्षा। इसमें जैसे लगभग 5 लाख फॉर्म पड़े, तो 100 सीट है अगर, या 1000 सीट है, तो 15,000 बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे। 5 लाख में 4,85,000 बाहर हो जाएंगे यहीं से। पहले सीखा यार।
इस 15,000 बच्चों को मेंस देने का मौका मिलेगा। 1,000 सीट है, 15,000 में से 12,000 बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। 3,000 लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे। इन 3,000 लोगों को इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इसमें से 1,000 लोग सेलेक्ट होंगे। तीन बार में। ठीक। और सुनिए, अगर आप यहां पहुंच गए और यहां पर फेल हो गए तो आपको फिर से यहीं से शुरू करना पड़ेगा। आप यहां पहुंच गए और फेल हो गए तो यहीं से, और यहां फेल हुए तो यहीं से तो शुरू ही करना है। ठीक। तो जैसे एक पहाड़ है बर्फ का, एक कुत्ता इस पे चढ़ता है, यहां तक पहुंच जाता है, तो यहीं से फिसल जाता है, तो फिर यहीं आता है। ठीक। तो यही लड़ाई यूपीएससी की है। असंभव नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। हल्का सा अगर ठीक। 5 मिनट और सर, एनडीए का पीसी में अगर तो मेरे 2 बड़े बड़े हाँ, वो हो और जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताएं, ये परीक्षा तो आप यूपीएससी वाली आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही अधिकारी बनने का मौका आपको मिलता है इंटर के बाद। 12th के बाद आपको अधिकारी बनने का मौका मिल सकता है तब जब आप एनडीए की तैयारी करें, एनडीए का एग्जाम दें। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें भी 3 विंग है। एक है आपका एयरफोर्स, दूसरा है आपका नेवल, और तीसरा है आपका आर्मी। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप 11th से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसके सिलेबस पे थोड़ा सा हम जोर डालें तो इसमें मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके और जीएस पूछा जाता है। इसमें 2 टाइप का एग्जाम होता है। एक है रिटन एग्जाम, ठीक, जो ऑब्जेक्टिव होगा, और एक होता है एसएसबी इंटरव्यू। ठीक। रिटन एग्जाम आपका 12th लेवल का होगा। ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड पेपर नहीं होता। इसमें आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो 3 वर्ष आपको भारत सरकार ट्रेनिंग कराएगी। इसके बाद आप एक अधिकारी के तौर पर पोस्ट हो जाएंगे। अधिकारी की पोस्ट होगी मिनिमम लेफ्टिनेंट। अच्छा सर, जैसे यहाँ मुझे समझ में आ रहा कि इसमें साइंस है, मैथ्स है, तो कहीं ना कहीं 12th जिनकी जो मैथ्स में हाँ, जो इंटरेस्टेड मैथ होंगे बैकग्राउंड के उनके हैं लिए उनके एनडीए। लिए ये एग्जाम और बेहतर है। हाँ, मतलब आर्ट्स वाले भी जैसे अगर रहे तो वो बायो वाले हाँ, एलिजिबल है। आराम से। हाँ, साइंस वालों के लिए, हाँ, ये साइंस और वाले। बता देता हूँ। अच्छा अच्छा। साइंस के बच्चों को एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों में मौका मिलता है। आर्ट सेक्शन के बच्चों को सिर्फ आर्मी में मौका मिलता है। नेवल और जो है एयरफोर्स में मौका नहीं मिलता। अगर सर जैसे अभी मैं कुछ भी कमेंट देख रहा था, सबसे ज्यादा मुझे यही लग रहा था, बच्चे ही पूछे सर 11th में किस साइड से चलें, मतलब कौन सी सर, क्या लें, आर्ट्स, मैं इन्हें बताना मैथ्स चाहूंगा या बायो। कि देखिए, दैट्स डिपेंड टू योर इंटरेस्ट। आपको जिस चीज को पढ़ने में मजा आता है, रुचि नहीं, मजा आता है, इसको आप एंजॉय करते हो। जैसे इतिहास पढ़ने में मुझे मजा, जब मैं अकबर को पढ़ता हूँ ना तो मैं पढ़ते पढ़ते हंसता हूँ। तो मेरे घर में लोग पूछते हैं तुम हंसते काहे हो किताब पढ़ते हुए? तो मुझे लगता है कि जैसे उसने दीन इलाही चलाया तो लोगों को मूर्ख बना रहा था। वो इस्लामीकरण कर रहा था औरंगजेब की ही तरह, लेकिन औरंगजेब डंडा लेके कर रहा था, वो शहद चटा के कर रहा था। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों का करने का तरीका अलग है। एक गुरुजी होते हैं डंडा लेके खड़े रहते हैं कि कल अगर याद करके ना तो हाथ पैर तोड़ देंगे, और एक गुरुजी होते हैं जो आपको समझाते हैं बेटा ऐसे याद करो। तो अकबर वो वाला गुरुजी था जो बताता था ऐसे याद करो, याद वो भी करा रहा है इस्लाम। औरंगजेब कहता था डंडा लेके याद करो। बस दोनों में अंतर इतना है। बस यही स्थिति है कि आपको अगर इतिहास पढ़ने में मजा आता है तो आर्ट साइज रहिए। साइंस पढ़ने में मजा आता है, बहुत से लोगों को सर मैथ में बड़ा मजा आता है, तो सर आप और साइंस जैसे सर कभी कभी मैंने, मतलब हमारे रिलेटिव में कई लोग थे कि खाली यूपीएससी उनके दिमाग में था, तो उनको लगा कि आर्ट साइड से पढ़ते हैं और वो क्रैक करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। 12th पास होते होते उनका दिमाग इधर उधर की सर चीजों वही में वो लगा। रेलवे में चले गए, फिर हाँ, एसएससी की वही तैयारी वही करने वही लगे, उन्हें वही। तत्काल नौकरी चाहिए, टीचिंग में चले गए, तो बहुत सी चीजें होती हैं। अभी आप फोकस करिए पूरी तरह से हाई स्कूल पर।
अभी पूरी ताकत लगा दीजिए, अभी समय है, मैं लगातार 12th में आपको मिलता रहूंगा। जब 12th में आप आएंगे तो मेरी मुलाकात आपसे होती रहेगी, तो वहां मैं समय समय पर गाइड आपको करता रहूंगा। बिल्कुल। अभी आप अपनी पूरी ताकत हाई स्कूल पे लगाइए। ये तो है सर। नहीं सर, अभी भी जो जितनी जानकारी मिल गई है उतना बहुत दाएं बाएं इनको भटकना पड़ता। अब डायरेक्ट मिल गया, अब दिमाग में इनकी रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे है। और ऐसे सर भी मेरी क्लास है, नहीं तो अच्छा मैं डिटेल में बताता, सॉरी, प्रॉपर डिटेल में बताता। मैं 4:30 ठीक मिनट है, में ऑलरेडी 2 मिनट लेट हो गया। अच्छा नहीं नहीं सर।